जैसा कि हम प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं, लगातार अपने सोशल मीडिया पर लोक पहल अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला लेके आता है और उस कार्यक्रम को हम लगातार प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। तो आज हमारे महनीय वक्ता डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे लोक पहल के अनन्य कार्यकर्ता हैं और लोक पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करने वाली जो कड़ी और हमारी श्रृंखला जोड़ी गई है, उस श्रृंखला में डॉक्टर राजीव जी हमें वैश्विक स्तर पर सह संयोजक की भूमिका निभाते हैं। और चीन के विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं। यह भारतीयता के लिए एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है कि हमारे बीच का एक अनन्य स्वयंसेवक, हमारे बीच का भारत माता का वरद पुत्र, भारत माता का लाडला पुत्र आज वैश्विक स्तर पर एक विश्वविद्यालय में प्रतिस्थापित होके वैश्विक दृष्टि, भारत की दृष्टि को विश्व पर प्रतिस्थापित कर रहा है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। लोक पहल इस वैश्विकता को, इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने का सदैव प्रयास करता रहा है और भविष्य में भी करेगा, क्योंकि संस्कृति और जन का प्रसार करना, संस्कृति जन के लिए होती है और हम सबको गर्व है अपनी सभ्यता और संस्कृति पर। विश्व की कोई भी सभ्यता और संस्कृति यह गौरव के साथ नहीं कह सकती कि जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो सनातन था, जो संस्कृति थी, वो आज अगर कोई संस्कृति विद्यमान है तो वो भारत की सभ्यता और संस्कृति विद्यमान है। इसके पूर्व विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, हिब्रू हो, हित्ती हो, दजला और फरात की घाटी का की मिस्र की संस्कृति हो, उस संस्कृति का कोई अनुयायी अब वर्तमान समय में नहीं है। यह गौरव केवल भारत की सभ्यता और संस्कृति को ही है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति के वो लोग जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को लगातार प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उसकी कड़ी आज भी अगर कहीं दिखाई देती है, और वो कड़ी आज भी है कहीं, तो केवल पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत की सभ्यता और संस्कृति और उसके अनुयायी ही विद्यमान हैं, वर्तमान हैं। ये हमारे गर्व का विषय है और इसी विषय पर आज हम सबके बीच पाथेय प्राप्त, जिनका पाथेय प्राप्त होगा, जो भारत के विशेषज्ञ हैं और एशियाई भाषा अध्ययन विभाग तचियांग यूएससीयू विदेशी भाषा विश्वविद्यालय चीन में प्रोफेसर हैं। उनका पाथेय प्राप्त इसी भारत की सभ्यता और संस्कृति पर होगा। और मैं इस विषय पर आऊं और विषय का प्रवर्तन हम लोग करें। थोड़ा संक्षिप्त परिचय मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा लोक पहल का, जो हमारी एक मान्य परंपरा है। लोक पहल के 5 हमारे आदर्श हैं और लोक पहल के माननीय संयोजक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं। इसी के साथ लोक पहल के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी हैं। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव रह चुके हैं और एक ख्यातिलब्ध शिक्षाविद हैं। इसमें जो महनीय नाम है वो है प्रोफेसर अविनाश पार्थीडकर सर, प्रोफेसर संतोष सिंह, प्रोफेसर आलोक चौहान, डॉक्टर भावेश द्विवेदी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर चंद्र किशोर, आशुतोष सिंह तोमर, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, जो हमारे चीन में हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लोक पहल की सांगठनिक संरचना को देखते हैं। तो ये श्री चंद्र प्रकाश, प्रभाकर चौहान, सनी, जो हमारे शोध अध्येता हैं, ये लोग लोक पहल के महनीय कार्यकर्ता हैं। और लोक पहल के हमारे 5 आदर्श हैं। पूज्य महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारत में सामाजिक समरसता को और भारत में लोक मंगल की आकांक्षा को विस्तार देने के लिए गोरखपुर मठ से आपने जो भारत और भारतीयता को प्रतिस्थापित करने के लिए अद्वितीय कार्य किया है, राम मंदिर आंदोलन
जिनकी राम मंदिर आंदोलन को एक स्वरूप दे करके और उसे आंदोलन के रूप में परिवर्तित करके और इसी के साथ साथ सामाजिक समरसता, समाज में पारस्परिक समन्वय को प्रचारित और प्रसारित करने वाला, जिनका ध्येय था कि हिंदुत्व का संरक्षण ही सामाजिक न्याय है, ऐसे हमारे पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी लोक पहल के महनीय आदर्श हैं, महत्वपूर्ण हमारे प्रज्ञा पुरुष हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया, जिनका पूरा जीवन राष्ट्र निष्ठा के लिए समर्पित रहा, वो हमारे महनीय आदर्श हैं। प्राच्य और पाश्चात्य विद्या को एक साथ एकीकृत करके भारत में स्वदेशी के अलख जगाने वाले और हमारी एकात्मकता के, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सनातन और हिंदुत्व को संरक्षित करने वाले भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता और दीनों के नाथ, जिन्हें हम कहते हैं अंत्योदय के दर्शन के प्रणेता, जिन्हें हम कहते हैं एकात्म मानववाद के प्रतिष्ठापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। अशोक जी सिंघल, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचा दिया और आंदोलन को एक ऐसा ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिससे लोकमानस इस सांस्कृतिक औपीड़न की लड़ाई में, संघर्ष में एक साथ अपना स्वर गुंजित करने लगा, ऐसे अशोक जी सिंघल हमारे महनीय आदर्श हैं। इन आदर्शों के साथ ही लोक पहल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक नीतियों को लगातार प्रचारित और प्रसारित करता है, जिन नीतियों को लोकपहल समझता है कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के संरक्षण, राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है, उन समस्त नीतियों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम लोकपहल निरंतर करता रहता है। चाहे वो सामाजिक जीवन से उसका जुड़ाव हो, राष्ट्रीय जीवन से जुड़ाव हो, लोक पहल लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो यही है लोक पहल का अपना आयाम। और लोक पहल बिना अविराम गति से, बिना विराम लिए हुए निरंतरता में अपनी गतिविधियों को प्रचारित, प्रसारित, संचालित करता है और राष्ट्र को जगाने का प्रयास करता है। आज इसी कड़ी में हम लोगों के बीच भारत की संस्कृति में युवाओं के योगदान पर परिचर्चा करने के लिए डॉक्टर राजीव रंजन जी उपस्थित हैं और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इससे पूर्व मैं आज के विषय को प्रवर्तन करने के लिए आमंत्रित करता हूं अपने लोक पहल के माननीय संयोजक श्रीमान डॉक्टर विजय कुमार जी भाई साहब को। नमस्कार। आज हम बड़े बढ़िया मौसम में प्रयाग में हैं। ठंडक यहाँ बहुत ज्यादा है। आवाज आ रही है? जी जी। ये भारतीय संस्कृति में युवाओं की भूमिका, ऐसा विषय आज कितना महत्वपूर्ण है और इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए चीन में हमारे आत्मीय डॉक्टर साहब इस विषय को राजीव रंजन जी ले रहे हैं। देखिए, आज लोक पहल के माध्यम से और जैसा कि डॉक्टर अखिलेश जी ने कहा कि हमारे पास पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लोग जो है भारतीय सनातन संस्कृति के उद्धार में लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है युवाओं का, अगर युवाओं को जागृत और उत्साहित और उनको मन से तैयार नहीं किया गया तो सनातन संस्कृति के उद्धार की उस तरह से अपेक्षा नहीं हो पाएगी। सनातन अमर है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन सनातन कमजोर होने पे वो मरणासन्न जैसा दिखने लगता है। वो स्थिति भविष्य में नहीं पैदा होगी अगर युवाओं की उसमें महती भूमिका हो जाएगी। और आज इसी विषय को चीन की धरती पे भारत के नौजवान युवा बुद्धिजीवी अपने विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम दो तीन प्रमुख चीजें जो अपेक्षा रखते हैं वो कह के हम ये अपेक्षा करेंगे कि हमारे मुख्य वक्ता अपने विषय को रखें। दुनिया में सबसे बड़ा युवा देश भारत है और दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है, यह पूरा विश्व मान चुका है। और इन्हीं युवाओं से आकर्षित होकर पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत में जनशक्ति, मन शक्ति और ऊर्जा शक्ति,
इसी का दोहन करने में हर आदमी लगा हुआ है और हर आदमी अपेक्षा पाले हुए है, दुनिया में कहीं से भी है। हमको उसी को बचाना है और वो हमारा तभी बच पाएगा जब हम अपनी संस्कृति से अपने युवाओं को अवगत कराने में सक्षम हो जाएं। अगर हम अपनी संस्कृति से युवाओं को आत्मसात नहीं करवा पाए, अगर हम अपनी संस्कृति से उनको उत्साहित नहीं कर पाए, अगर हम अपनी संस्कृति के भाव से उनको नहीं भर पाए, तो हमारा लक्ष्य कमजोर पड़ जाएगा। ये हम आप सबको बताना चाहेंगे। तो हमारी संस्कृति है क्या? हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जिससे ये युवाओं को उत्साह बढ़ जाएगा? हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम है। हमारी संस्कृति दुनिया को अपने साथ आत्मसात करने की है। हमारी संस्कृति विश्व व्यापार नहीं, विश्व परिवार है, ऐसी भावना रखने वाली संस्कृति है। और उसी सम्मोहन मंत्र से हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पे देखा करते थे और भविष्य में देखना चाहते हैं। इसीलिए हम भारतीय सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में युवाओं की भूमिका कैसे हो, और युवा भूमिका तभी निभा पाएंगे जब स्वतः संस्कृति से संपन्न होंगे। तो भारत की सनातन संस्कृति से हमारी युवा संपन्न हो, उसकी पुरजोर कामना और उसी कामना की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम आप सबके सामने प्रस्तुत है, जिसमें चीन की धरती से इस विषय पे अपने विषय को रखेंगे, जो हम अपने लोक पहल के माध्यम से भारत के हर युवा तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी अपेक्षा और अनुग्रह के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में पूरे विश्वविद्यालय महाविद्यालय के देश के, अब हम कह सकते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के योग्य लोग हमारे साथ हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अगर इसका संचालन कर रहा है डॉक्टर अखिलेश जी के माध्यम से, तो धर्मशाला का केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे साथ सहयोगी है। चीन के विश्वविद्यालय हमारे साथ ऊर्जा के साथ खड़े हुए हैं। तो देश और पूरी दुनिया का अगर हमको सहयोग मिल रहा है तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका इस विषय प्रवर्तन के लिए। भारत की संस्कृति एक जीवंत प्रणाली है जो समय के साथ विकसित होती रहती है, अनादि है, अनंत है, सनातन है। इसकी गहराई और विविधता इसे विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक बनाती है। यह न केवल भारत की पहचान को दर्शाती है बल्कि मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। और इसीलिए आपने जैसा कहा कि जिसका लक्ष्य ही है पूरी वसुंधरा एक परिवार है, विश्व शांति की जो परिकल्पना करती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि किसी देश की पहचान उसकी उपलब्धियों, भौतिक उपलब्धियों और आर्थिक उपलब्धियों से नहीं होती है। किसी देश की पहचान सुनिश्चित होती है उस देश के युवाओं के चरित्र से। और भारत निरंतर चिर तारुण्य की साधना करता है। भारत निरंतर चरैवेति चरैवेति की ओर अग्रसर होता है। भारत 37 करोड़ युवाओं का देश है, दुनिया का सबसे युवा देश है। और युवा हृदय जब जब सोचता है, जमाना करवट लेता है, विश्व करवट लेता है। और हम तो सदैव विश्व के कल्याण के आकांक्षी और कामी हैं। मैं इसी उद्घोष के साथ मैं आज के मुख्य और महनीय वक्ता चीन के एक मान्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव रंजन जी को आमंत्रित करता हूं आज के पाठ्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अखिलेश सर को और विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों और युवाओं से जुड़ने का प्रयत्न करूंगा। और यह विषय चुनने के लिए असल में मुझे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस ने प्रेरित किया, क्योंकि विवेकानंद जी का जन्म दिवस आने ही वाला है। 12 जनवरी को हम मनाते हैं और उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा ही भारत के युवाओं को दिशा दिखाने का काम किया है। आज भी हम उनके विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और इसलिए यह विषय मेरे हृदय के बहुत करीब है। और चीन जिस देश में मैं रहता हूं, यह देश राष्ट्रवाद से ओतप्रोत देश है। यहाँ पर एक
छोटे बच्चे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे से लेके बुजुर्गों तक सभी राष्ट्रवाद से भरे हुए रहते हैं। और चीन में रहकर कोई भी चीन चीन के अहित की बात या चीन की बुराई भी करने का साहस नहीं कर सकता। तो जब मैं ऐसी चीजें यहाँ पे देखता हूं तो मैं बहुत प्रेरित भी होता हूं, और भारत की संस्कृति के महत्व को और उसके संस्कृति को आगे ले जाने के विषय को बहुत ध्यान से देखता हूं। क्योंकि चीन आज जिस तरह के राजनीतिक परिवेश में पल रहा है, वो एक कम्युनिस्ट विचारों के मध्य यह फल फूल रहा है। परंतु चीन ने भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा नहीं, और यहाँ के लोग अपने संस्कृति को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और उनको उनकी उनकी शिक्षा में उनको हर प्रकार से यह बताया जाता है। तो मैं एक ऐसे ही देश में हूँ जहाँ पर कि युवा बहुत ही अधिक राष्ट्रवादी हैं, और छोटी छोटी चीजों में, जैसे कोई एशियन गेम्स हो या ओलंपिक हो या कोई भी इस तरह का आयोजन हो, यहाँ पर ऐसी चीजें दिखती है। और जहां तक युवाओं की बात है, किसी भी देश का विकास जो है वो युवाओं के बिना संभव नहीं है। तो युवा जो है वो हर देश और समाज के भविष्य होते हैं, और देश और समाज उन पर निर्भर करता है। भारत एक बहुत ही युवा राष्ट्र है। भारत के 55% की आबादी लगभग युवा है, और 55% से अधिक ही युवा है। परंतु हमारे देश के युवाओं को निरंतर एक सोचने की, जागरूक होने की, राष्ट्रीय चेतना में अपने विचारों को संजोने की, अपने कर्तव्य बोध को जानने की, और नैतिकता मैं समझता हूं कि भारत की संस्कृति, भारत की विचारशीलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हम जानते हैं कि हमारे नेताओं का तो प्रयास है ही, परंतु युवाओं के प्रयास से ही राष्ट्र हमारा तेजी से विकास कर सकता है, और हमें हमारे राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। अभी हम जिस समय में एक तरह से भारत में हैं, यह एक बहुत ही सुंदर समय है, और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक बहुत ही हास्यास्पद ज्ञान हमें बचपन से दिया जाता है कि भारत की खोज 1498 में एक यूनानी, क्षमा कीजिएगा मैं नाम भूल गया, जो बहुत ही अच्छी बात है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। 1498 में वो भारत आए, और उसके बाद से पश्चिम को भारत का पता चला। परंतु ऐसी बात नहीं है। भारत उसके हजारों सालों पूर्व से था, और उसके हजारों सालों पहले से भारत में विदेशी यात्री आते रहे, उसके बारे में लिखते रहे, और उसका चीन से बहुत गहरा संबंध है। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग, फाहियान जैसे विद्वान भारत में आए, और वो क्यों आए? क्योंकि वो भारत से कुछ सीखना चाहते थे, वो कुछ जानना चाहते थे, भारत में तत्व ज्ञान से अपनी पहचान करना चाहते थे। तो जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हम बहुत प्रेरित होते हैं। हमें और भी जानने की इच्छा होती है। अभी का हम भारत देखें तो हम लोग बहुत ही एक तरह से सौभाग्यशाली है कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। जब भी कोई देश आजाद होता है, मैं कुछ अपने अनुभव बताना चाहूंगा। जैसे कि जब मैं पहली बार चीन आया था और एक विद्यार्थी के रूप में आया था, तो एक बहुत छोटा सा देश है एरित्रिया,
जो अफ्रीका में है, और एक एरित्रिया के हमारे सहपाठी थे। तो जब मैंने उनसे पूछा, मैं देखता था कि वो मुझे बहुत महत्व देते हैं और भारत के बारे में हमेशा बातें करते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना क्यों भारत को पसंद करते हो, या आप इतना मुझे क्यों इतना ज्यादा महत्व देते हो, तो उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि हमारा जब देश आजाद हुआ, सर वॉइस नहीं आ रही है सर। इसका विकास नहीं कर पाता है। तो मैंने कहा कि जब एक नया राष्ट्र बना, क्योंकि जब भी कोई नया राष्ट्र बनता है तो जो विश्व के बड़े राष्ट्र है वो उसको किसी तरह दबाना चाहते हैं और उस पर अपना एक एक तरह का नियंत्रण रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, परंतु जब हमारा देश आजाद हुआ यूथोपिया से, तो हमारे देश में इतना धन नहीं था कि हमारे देश में इतनी बड़ी सेना बनाई जा सके या अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि तो हमारे देश का हर एक युवा जो है वो सेना में जाता था और उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी विषय था कि किस तरह एक गरीब राष्ट्र भी जब आजाद होता है तो वो अपनी संस्कृति को, अपने आप को संभालना चाहता है, बचाना चाहता है। अब एक और उदाहरण है कि मैं और विवेक जी, हम दोनों मेरी ही यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे। जब हम दोनों एक छात्र के रूप में यहाँ आए थे, तो हम लोग बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और वहां पर एक चीनी व्यक्ति आए जो जैसे विद्वान लग रहे थे। तो थोड़ी देर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, भाई आप तो भारत से हैं। तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, ये बताइए कि पिछले 500 वर्षों में भारत की भारत के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा है। तो उनके छूटते ही मैंने और विवेक जी, हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और बोला गांधी। उन्होंने कहा नहीं, आप थोड़ा और सोचिए। तो फिर हमने और भी सोचा, परंतु हमने कहा कि मुझे हमें लगता है कि गांधी। उन्होंने कहा नहीं, तुलसीदास। तो जब ये बात एक चीनी विद्वान के मुंह से हमने सुना तो हम दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि हमें इस तरह से कुछ, हमारी शिक्षा पद्धति ने हमें कुछ इस तरह से हमें ट्रेन किया है कि हम उससे आगे सोच ही नहीं पाते। हमें कुछ चीजों के साथ बांध दिया गया है, जैसे भारत की खोज 15वीं, हिंदू धर्म में सबसे ऊपर गांधी का स्थान है, या भारतीय समाज से सबसे अधिक जुड़ने वाले गांधी हैं। परंतु सत्य ऐसा नहीं है, और इन सत्य से हमारे युवाओं का मिलन हो, हमारे युवाओं को, यह बहुत आवश्यक है। जैसा अखिलेश सर ने कहा और विजय सर ने भी कहा कि हमारी सभ्यता बहुत ही प्राचीन है, और हमारी सभ्यता में विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य वेद रचे। हमें इस चीज का गौरव होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी भी हमेशा हमें संस्कृति का गौरव करने की बात कहते हैं। हमारी नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता जो 5000 वर्ष से भी पूर्व है, परंतु कि कुछ इतिहासकारों ने हमारी सभ्यता संस्कृति को वैदिक काल को भी 4500 साल, 5500 साल के बीच में बंद कर दिया है, क्योंकि आप उससे अधिक पुरानी अपनी सोच को ही नहीं जा सकते। परंतु यदि आप महाभारत काल देखें तो 5300 5400 साल पूर्व तो महाभारत था, जब हमें भगवत गीता का उपदेश मिला। उससे भी 5000 वर्ष पूर्व लगभग रामायण का काल रहा होगा। यदि आप और प्राचीन ग्रंथों को देखें, उपनिषदों को देखें, पुराणों को देखें, तो आप देखेंगे कि यह हजारों वर्ष पूर्व तक जाती है। और यदि अभी हमें ऐतिहासिक रूप से पुरातत्व विज्ञान के पास ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सभ्यता एक नई सभ्यता है। चीन को जब मैं देखता हूं, चीन के बहुत सारे ऐतिहासिक पुरातात्विक जगहों पर जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं देखता हूं कि उनके पास भी अधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परंतु यहाँ के बच्चों को पता है कि इनकी सभ्यता केवल 5000 वर्ष पुरानी नहीं, उससे अधिक पुरानी, और यहाँ के लोग इस पर एक बहुत गौरव महसूस करते हैं। तो भारत के युवाओं के साथ क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? और हमारे साथ तो
एक तरह का सांस्कृतिक छलावा भी किया है, क्योंकि जब हम आजाद हुए, जब हम अंग्रेजों से हमें आजादी मिली, तो हर एक देश अपने जड़ों को ढूंढने का प्रयत्न करता है। कोई भी देश जब पराधीनता से मुक्त होता है तो वो सबसे पहले अपने अपने जड़ों को ढूंढता है। हम कौन थे, हम हमारे हम हमें कौन सी चीज गौरवशाली बनाती है। परंतु हमारे शासकों ने कुछ विशेष ऐसा नहीं किया। भारत की सभ्यता जो एकमात्र सभ्यता है जो निरंतरता के साथ हजारों वर्षों से चलती हुई आ रही है। और यदि आप देखें तो हम नदी, पर्वत, जानवरों की पूजा, मंत्र, हवन, बहुत सारे चीजें भारत में बदल गई, विशेषकर उत्तर भारत में। उत्तर भारत में हमारे कपड़े, हमारा भोजन, बहुत सारी चीजें, हमारा खेल कूद, शिक्षा, तरह तरह की चीजें बदल गई। परंतु फिर भी हमारे जितने संस्कार हैं उन सबको जारी रखने का, उन सब की निरंतरता को बनाए रखने में एक बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत रोल है, एक किरदार है। और भारत की, जिस तरह हम जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वह विविधता में एकता की संस्कृति है। हमारे यहाँ जलवायु, अर्थव्यवस्था, लोगों के रंग रूप, रहन सहन, खान पान, सब में विविधता है। और इस विविधता के साथ एक जो एकता का आभास है वह हमें बहुत ही मजबूत बनाता है और हमें बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। हमारी संस्कृति जो है वो एक सार्वभौमिकता की संस्कृति है। जैसा अखिलेश सर ने और विजय सर ने भी कहा कि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इस तरह के आदर्शों के साथ हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ताकि वह एक, जिस तरह पश्चिम में अपने बच्चों को एक तरह से स्वार्थी बनाने का एक परंपरा है कि आप अपने से इतर दूसरों को नहीं देखना चाहते या दूसरों की कल्पना नहीं कर सकते। उनके जो धर्म है, विशेषकर ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, वह अपनी संस्कृति के अलावा किसी दूसरे को वो देखना नहीं चाहते और दूसरे को नीचा समझते हैं। उनके यहाँ एक ऐसी परिकल्पना है कि यदि कोई स्वर्ग है तो वहां केवल हम ही जाएंगे, और जो दूसरे लोग दूसरे पंथ को मानते हैं, दूसरे विचारों को मानते हैं, वो नहीं जा सकते। और यह एक आधुनिक समाज के ऊपर, आज के भारत के ऊपर इस तरह के विचारों को एक तरह से लाद दिया गया है। भारत की जो संस्कृति है वह इससे कहीं अधिक गहरी संस्कृति है, जिसमें हमारे यहाँ आध्यात्मिकता और भौतिकता का एक बहुत अद्भुत संतुलन है। और जब भारत की सभ्यता में, जब हम हिंदू संस्कृति में जब हम 4 पुरुषार्थ को देखते हैं तो उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें अर्थ और काम पूरी तरह से भौतिकता से जुड़ा हुआ है और एक तरह से अपने आप को भौतिक जगत में सफल बनाने से जुड़ा हुआ है। उसके साथ ही धर्म और मोक्ष वह एक आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है। और इन दोनों के बीच में जो एक तरह का संतुलन होना चाहिए, वह भारत के समाज में बहुत पूर्व से ही इस तरह का संतुलन हमें प्राप्त होता है। और भारत की जो संस्कृति है उसमें लचीलापन है, और इस लचीलेपन की वजह से ही हम हजारों सालों से, 1000 साल तक लगभग गुलाम होने के बावजूद, विदेशी आक्रांताओं, स्पेशली विशेषकर मुस्लिम आक्रांता जो मध्य पूर्व से आए, अफगान, तुर्क, इस तरह के जो लोग आए, उसके जिनका उद्देश्य ही भारत की संस्कृति पर हमला करना था और भारत के लोगों के मूल स्वरूप को बदलना था। और उसके साथ साथ जब अंग्रेज आते हैं तो मुझे लगता है कि अंग्रेज जो है वो एक तरह से छुपे हुए आक्रमणकारी थे, जो कि हमारे देश में एक व्यापार के द्वारा आते हैं। और उसके साथ साथ आती है बहुत सारी मिशनरीज। जो क्रिश्चियन मिशनरी है, मुझे लगता है कि वह इस्लामिक जो मौलाना है, उनकी जो संस्कृति है उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा को सीधा सीधा उस पर प्रहार करती है।
और एक समय, अभी तो ऐसा नहीं है, परंतु एक समय पर भारतीय समाज में यदि बच्चा मिशनरी मिशनरी स्कूल से पढ़ा हुआ है तो उसको बहुत ही अच्छा मानते थे। यदि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, मिशनरी स्कूल से पढ़ा है, तो उसको बहुत अच्छा मानते थे। परंतु मैंने अपने बचपन में भी देखा है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ सरस्वती पूजा वगैरह बहुत ही उत्साह से मनाया जाता था। परंतु मिशनरी विद्यालयों में भारतीय त्योहारों को मनाने की जगह जो क्रिश्चियन त्योहार हैं उन सब के विषय विषय में बच्चों को बताना और उन सब से उनको एक तरह का गौरव महसूस करवाना। आप देखेंगे कि आज के भी समाज में 25% से अधिक लोगों को यदि आप देखेंगे तो वह क्रिसमस के एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखते हैं। उनको पता भी नहीं है कि उनके विचारों के साथ उनके मन के ऊपर किस तरह से एक प्रभाव डाला गया है। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है उस तरह हमारी युवा जो है वो और भी ज्यादा एक तरह से संवेदनशील हो चुकी है कि क्योंकि बचपन में ही उनको जब सही शिक्षा नहीं मिलती है, जब उनको बहुत तरह के जो हमारे संस्कृति के बारे में नहीं बताया जाता है, जो एक 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 बहुआयामी संस्कृति के विषय में जब नहीं बताया जाता है, जब उनको इस पर गौरव नहीं होता है, तो फिर वो एक अपनी ही तरह की दुनिया बनाते हैं और उन्हें एक तरह से समझ में नहीं आता। वो जो युवा होते हैं, और इस तरह के युवाओं को मैं देख रहा हूँ क्योंकि जब मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं ये सोचता था कि इस तरह के युवा जो बिहार और यूपी में भी इस तरह के युवा हो सकते हैं, यह बहुत ही आश्चर्य का विषय एक मेरे लिए हुआ करता था। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने युवाओं में संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उनमें नेतृत्व के गुण भी विकसित करें। जैसे युवाओं में भारत की समृद्ध विरासत के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा तो वह अपनी पहचान भूल जाएंगे, और जब युवा हमारी अपनी पहचान को भूल जाएंगे तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचा नहीं सकते। यदि आप देखें तो भारत के त्योहार और उसके महत्व, इन सब से जुड़े हुए बहुत सारी कथाएं हमारे बच्चों को नहीं पता है, और आश्चर्य का विषय है कि उनको विदेशों के त्योहारों के विषय में और उनके कहानियों के विषय में पता होता है, क्योंकि उनके विद्यालय का इसमें बहुत बड़ा उसका रोल है कि अपने विद्यालय में ही वो इस तरह की जानकारियां नहीं प्राप्त कर पाते, और तब हमारे यहाँ परिवार का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वह परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों से जुड़ी हुई है। और बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ, जैसे कि जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ वो चावल की बोरियां गिनी जाती थी, तो जब वो चावल की बोरियां या गेहूं की बोरियां गिनी जाती थी तो सबसे पहले राम का नाम लेते थे, सब राम से शुरू करते थे। परंतु आजकल के युवाओं में ऐसी चीजें नहीं है। एक दूसरे का अभिवादन, हरियाणा में मुझे बहुत रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हरियाणा में आज भी लोग राम राम से ही अपनी बात को शुरू करते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो इस तरह की चीजों को, और राम को इस तरह का विषय कि आप उन पर गर्व ना करें, बल्कि आप यह विचार करें कि नहीं, वो तो भारत के नहीं थे, या उनका माइथोलॉजी, इस तरह का जो शब्द है वो लगभग भारत की ज्ञान परंपरा के लिए एक तरह से उसका उपयोग होता है। परंतु आप देखेंगे कि हमारी परंपरा ही श्रुति और स्मृति की परंपरा थी। तो जब हमारी परंपरा ही श्रुति और स्मृति की परंपरा थी, जो एक परिवार से दूसरे परिवार, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी, तो हमारे पास लिखित साक्ष्य होने की संभावनाएं कम है। और जब छापाखाना का आविष्कार हुआ, जो चीन में ही हुआ, तो धीरे धीरे वह भारत के पास पहुंची। और इस छापाखाना के आविष्कार से एक चीज है कि चीन के जो विश्व को दिए हुए उपहार है, या चीन के जो विशेष खोज है, चीन के छोटे छोटे बच्चों को भी उसका पता है।
कि चीन ने दुनिया को क्या क्या दिया, जैसे रेशम, जैसे बारूद, जैसे छापाखाना। तो इस तरह की चीजों को वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं। परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा को यदि हम देखें तो हमारे पास इतनी बड़ी चीजें हैं। आज की दिन में, आज की डेट में हम देखें तो योग और आयुर्वेद ने भारत को, भारतीय संस्कृति को दुनिया में, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। परंतु यह हमारे पास हमेशा से था। अब हम पिछले 20-30 साल, 40 सालों में यह योग की परंपरा घर घर तक पहुंच चुकी है। स्वदेशी जागरण के विषय को बहुत सारे संतों ने उठाया, और हमारे जो आयुर्वेदिक, जो हमारे परंपरागत एक तरह से दवाइयां है या एक परंपरागत चिकित्सा है, वह धीरे धीरे लोगों तक पहुंची है। तो यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को, सबसे बड़ी बात है कि यह जो संस्कृति है यह हमारे दिनचर्या में, हमारे ऋतुचर्या में यह घुली मिली हुई एक तरह की संस्कृति है। जिस प्रकार हम लोग छोटे थे तो हमें सुबह ही जल्दी उठाया जाता था, और कुछ भी हो, उठते ही सबसे पहले हम अपने दादाजी दादी दादी के पास जाते थे, उनके पैर छूते थे और फिर उनके पास बैठ के कुछ भजन करते थे, क्योंकि वो हमसे पहले उठ के वो भजन गाते रहते थे। अब ये सब ऐसी चीजें हैं कि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें। और कुछ भी खाना हो, चाहे आपको भूख लगी, कितनी भी भूख लगी हो, और मौसम चाहे कैसा भी हो, हमारे दादा दादी स्वयं भी नहा लेते थे, और हम लोगों को भी, हम बच्चों को भी नहला देते थे। तो एक तरह से ये हमारी दिनचर्या के साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा, नहाने के बाद सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? पूजा के कमरे में जाना है। तो यह भारत के प्रत्येक घर में एक पूजा का कमरा, और कुछ नहीं तो एक भगवान को स्थापित करने के लिए एक छोटा सा मंदिरनुमा लकड़ी के इस तरह की चीजें बनी हुई दिखाई देती है। इसका बहुत ही गहरा महत्व, इस चीज का बहुत ही गहरा महत्व है। उसके साथ साथ, जैसे आप चप्पल पहन के किचन में नहीं जा सकते, आपको चप्पल बाहर ही रखना होगा, और आपका जो रसोई घर है वहां पर महिलाएं आपको आने नहीं देंगी यदि आप चप्पल पहने हुए हो, चाहे वो आप बच्चे ही क्यों ना हो। तो इस तरह की चीजें बचपन से ही जुड़ती चली जाती है। आप अपने गीत को सीखते हैं, संगीत को सीखते हैं। तो हमारा जो आज का युवा है, जो विशेषकर शहरों में रहता है, विशेषकर इस तरह के कि मिशनरी स्कूल्स में जिसकी पढ़ाई हुई है, वो सब इन सब चीजों से बहुत दूर है। और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न युवाओं के साथ साझा किया है, और युवाओं को उसके साथ जोड़ा है। हमारे यहाँ भारत के कई प्रकार के योजनाएं भारत सरकार की चल रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह की जो चीजों से मोदी जी ने युवाओं की भाषा में युवाओं को जोड़ा है, वह हमारे लिए एक बहुत ही अमृत का काम कर रही है। परंतु यहीं से जुड़ा हुआ है हमारा संघर्ष, कि हमारी हमेशा से ऐसा नहीं था, और यह एक विशेष परिस्थिति है जो ईश्वर की कृपा से उत्पन्न हुई है। और एक तरह से आप देखेंगे कि राम मंदिर का बनना 2024 में, यह भारत के हजारों सालों के इतिहास में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं वो मील का पत्थर है। और इन सब चीजों से प्रधानमंत्री हमें सीधे सीधे जोड़ रहे हैं, और हमारी आस्था, साहस, सामाजिक सेवा, अंतरधार्मिक जागरूकता, महिला उत्थान। भारत में महिलाओं की, भारतीय संस्कृति में महिलाओं की पूजा की जाती है, परंतु भारत को एक इस तरह का देश बनाने की कोशिश है, विशेषकर पश्चिम के देशों की, कि आप अपने देश के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो। और जब मेरे विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा शुरू करने की बात हुई कि हाँ, हमें हिंदी भाषा को शुरू करना है, तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि क्या आपके देश में, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, यहाँ के लोगों को ऐसा ऐसा ये क्यों सोच रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारे समाचार दिखाए, और वो सब विदेशों के थे, और उसके अनुसार दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जिस समय निर्भया कांड हुआ था, उस समय मेरे कुछ मित्र जो भारत जाना चाहते थे,
उन्होंने अपने टिकट भी कैंसिल कर दिए थे। और उनको इस चीज में एक तरह का भर दिया गया था कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, भारत में बहुत लूटपाट होती है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह की चीजों का प्रचार प्रसार जो है वो पश्चिम के देश बहुत करते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो जो हमारे पास चुनौतियां हैं, ऐसी चुनौतियां भी पहले कभी नहीं। आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम हमारी संस्कृति धीरे धीरे भाषा, आज के समय में हिंदी भाषा का उपयोग करना, भारतीय परिधान को पहनना, चंदन लगाना। मुझे याद है मैं प्रतिदिन चंदन लगाया करता था, परंतु जब मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा नामांकन हुआ उसके बाद से मेरा चंदन लगाना बंद हो गया, क्योंकि क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो इस बात से बहुत क्रोधित होते थे कि यदि आप चंदन लगा रहे हैं या आप मंत्र, जैसे कि मुझे आदत थी कि भोजन करने से पहले कुछ मंत्र बोलने की, तो इन सब चीजों पर सीधा सीधा प्रहार एक तरह से अ, हो रहा है। और जिस प्रकार हमारा समाज आज सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारी चुनौतियां भी बहुत बढ़ रही हैं। तो भारत की जो पूरी ज्ञान परंपरा है, उससे युवाओं को जुड़ने की आवश्यकता है, भारत की संस्कृति से जुड़ने की आवश्यकता है। और जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के लिए कहते हैं कि अ, भविष्य की मेरी आशा चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों की सेवा के लिए सब कुछ त्यागने वाले, आज्ञाकारी और अपने पूरे देश के लिए अच्छे युवाओं में निहित है। इसी तरह महामना मदन मोहन मालवीय, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूं, तो मालवीय जी हमारे एक तरह से मानस पिता, हम उनके मानस पुत्र के समान हैं। और महामना मालवीय जी ने जो बहुत सुंदर बातें कही है कि आप हमें न स्वर्ग की कामना है, न मोक्ष की कामना है, न धन की कामना है, परंतु हम राष्ट्र के लिए काम आ सके, हम ऐसी इच्छा है। तो इस तरह के आदर्शों से जब युवा जुड़ते हैं तो वो बहुत गहराई से जुड़ते हैं। और अपने ऊपर गर्व महसूस करना, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व महसूस करना, यह बहुत आवश्यक है। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि आप जो सोचेंगे वही होंगे। यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर होंगे, और यदि आप अपने आप को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत होंगे। तो इस तरह के आदर्श तो हमारे बीच में मौजूद हैं। और बहुत सारी आज अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे संत अभी प्रयागराज में आएंगे और सभी स्नान करेंगे। तो ये जो हजारों लाखों संतों का जो समाज है, भारत का समाज, यह बहुत ही मूल्यवान समाज है। और हमें बहुत आवश्यकता है कि हम भारतीय युवाओं को इन सब से जोड़े रखें और बचपन से ही उनको एक ऐसा संस्कार दें जिससे कि वह भारत की संस्कृति के ऊपर गर्व करे। और मुझे लगता है कि बाकी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वह बहुत ही वैज्ञानिक है, प्राचीन है और निरंतर है, और बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही विविधता में से भरी हुई है। तो युवाओं को जो चीजें भी चाहिए वो वहाँ उपलब्ध है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो युवाओं को चाहिए भारतीय संस्कृति में उपलब्ध ना हो। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल बहुत ही आवश्यक है। भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान गुरुकुल परंपरा में छुपा हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, मुझे 2047 से पहले हमारे पास वैसे तो कुछ संस्थाओं ने गुरुकुल परंपरा को जीवित रखा है, परंतु मुझे लगता है कि जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं 2047 तक हमें गुरुकुल परंपरा रूप से भारत में दिखाई देगी। और जिस तरह से मिशनरी स्कूल्स हुए हैं, मुझे तमिलनाडु, केरल वगैरह में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उत्तर पश्चिम भारत में भी, उत्तर पूर्व भारत में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर तरह से चर्च और मिशनरी स्कूल्स और मिशनरी अस्पताल बहुत सारे बने हुए हैं। मुझे लगता है कि उनका स्थान बहुत ही जल्द गुरुकुल परंपरा लेगी और हमें बहुत ही आनंद का यह विषय होगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका अभिनंदन कि आपने अपने कीमती समय में से हम लोगों के लिए, लोक पहल के लिए समय निकाला है। आप हम सबके ही हैं। और आपने एक बहुत शानदार उद्बोधन प्रस्तुत किया इस स्वरूप में कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है।
और विशेष रूप से आपने जो युवा भूमिका है भारत के स्कूलों में, विशेष रूप से जो ईसाई स्कूल हैं उसमें हम हम क्रिसमस डे तो जानते हैं, लेकिन आज का युवा अपनी सभ्यता और संस्कृति से ही उस प्रकार जुड़ा नहीं है, उस प्रकार परिचित नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से जो एक आधुनिक सोच का युवा है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है। और दूसरी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि भारत में एक नैरेटिव नैरेटिव गढ़ दिया गया है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही की है। भारत में ऐसे इतिहास के बहुत अवशेष हैं, लेकिन विश्व ने जिस तरह इतिहास की दृष्टि उत्पन्न की है कि जिसका लिखित साक्ष्य मिलेगा वही इतिहास है। तो ऐसे तमाम प्रश्नों को आपने एक समीकरण से समीकृत भी किया है, लेकिन उसमें आपके मन की एक बहुत पीड़ा थी कि हम लोगों के बचपन में जो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अ, प्रात काल उठ के रघुनाथा, अपने माता और पिता का वो पैर चरण स्पर्श करते हैं, वो परंपराएं जा रही हैं। और वही परंपरा, वही संस्कार हमारी संस्कृति का जीवंत स्वरूप है, उसी में हम जीवित रहते हैं। और मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा खेत खेत और किसान है। उनमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के चिन्ह और अवशेष हैं, और वो उसे जीते हैं। पैर चरण स्पर्श करना, सुबह उठते ही पूरब की तरफ मुखाकृति करके सूर्य को नमन करना, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का विषय है। और जो राष्ट्र अपनी सभ्यता और संस्कृति, और विशेष रूप से उस देश का युवा अगर सभ्यता और संस्कृति से अपनी दूरी बढ़ा लेता है, तो वह राष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपूरणीय क्षति होती है। क्योंकि किसी देश की राष्ट्र की के जैसे इस शरीर के लिए जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कोई राष्ट्र अगर जीवंत है तो उसमें उसकी श्वास का काम उसकी सभ्यता और संस्कृति करती है। राष्ट्र का उन्नयन अपनी सभ्यता, शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज जो जो एक आजकल के जो उत्तर प्रदेश की और बिहार की मैं बात करूं तो जातियों में वो कुनबी हैं, कुर्मी हैं, पटेल हैं। वो कितनी सभ्यता और संस्कृति के, उनकी माता जीजाबाई, समर्थ गुरु रामदास ने उसको गढ़ा है। महाराणा प्रताप जैसे महान चरित्र, अगर उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए, दो ये महान चरित्रों ने अपने सभ्यता को और अपने संस्कृति को अपने हृदय में नहीं समेटा होता, तो पूरे भारत की सुन्नत हो गई होती। और भूषण में लिखा है, सिवा न होते तो सुन्नत होती सबकी। ये आज हम जितने संस्कृति और सभ्यता से हम दूर होते हैं, उतने ही भारत पर यह संकट मंडराने लगता है। यह वही रसखान का देश है जिसमें रसखान ने लिखा कि ताही अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो यदुवंश में, यदुकुल में जन्म लेकर के गायों को चराता है। हमारा देवता ऐसा है, तो हमें कण कण से जुड़ना है। हमारी सभ्यता के कितने अवशेष हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ये इस सभ्यता, और ये सभ्यता और संस्कृति के उत्सव हैं, मेले हैं। और ये सभ्यता और संस्कृति के मेले चलते कैसे हैं? भारत के आम लोगों के द्वारा। इसी को जगाने का काम लोक पहल करता है। लोक पहल का लगातार यही आमंत्रण है, यही आह्वान है कि जगाएंगे हम तुमको इतिहास गाकर, न जागे तो दोष हमारा नहीं है। जमाना न चल दे जवानी के पीछे, तो पौरुष प्रतिष्ठित तुम्हारा नहीं है। ये सब कृत्य हमें करने पड़ेंगे। और हमें बहुत वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। और हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी अभी आगे पढ़ेंगे, और सनी और जो वरिष्ठ हमारे राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, शोध छात्र हैं, वो जानते हैं। प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया था जीन जैक्स रूसो ने। लेकिन लोक पहल आह्वान करता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए हम संस्कृति की ओर लौट चलें, और नहीं लौटेंगे
तो बड़ी विपदा होगी, बड़ी संक्रमण होगी। जैसा आपने चीन में कूट कूट के राष्ट्रवाद, एक साम्यवादी देश में उत्कट राष्ट्रवाद, जो 2.5 बरस और 6 बरस का बच्चा भी किसी को कहता है कि ये विदेशी हमारे देश के नहीं हैं और ये अपने देश के हैं, ये है अटूट राष्ट्रवाद। जब तक राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं होगी, अपनी धरती, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने नदियों से, अपने से प्यार नहीं होगा, अपने लोगों से मोहब्बत नहीं होगी, तब तक हम विश्व में अपना परचम नहीं फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं। इसलिए सभ्यता और संस्कृति नितांत आवश्यक है। वो यो भी युवाओं के लिए। आपके इस महनीय वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करता हूं अंत में डॉक्टर भावेश जी अपनी टिप्पणी और ज्ञापन देंगे। उसके पहले डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर हर्ष जी, जी डॉक्टर जी हर्ष जी जी एक संक्षिप्त टिप्पणी सारगर्भित, जी उसके बाद डॉक्टर भावेश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आज एक महत्वपूर्ण उद्बोधन के रूप में डॉक्टर राजीव जी का वक्तव्य, और उन्होंने युवाओं के लिए किस तरीके से बहुत ही एक सामंजस्य की भाषा में किस तरीके से, और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इस तरीके के ही प्रयास करना पड़ेगा कि हम ऐसी भाषा में बिल्कुल एक सहज भाव, एक सखा भाव से उनको जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, डॉक्टर राजीव जी जब अपने उद्बोधन में बता रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और ये याद भी आ रहा था कि किस तरह स्कूलों में हम लोगों की सरस्वती पूजा या कोई महापुरुष के बारे में बताया जाता रहा, और किस तरीके से अपने बड़ों के साथ पेश आना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये एक दिनचर्या का भाग था। तो मुझे लगता है कि ये जो संस्कृति है, इसी से चल के ही कोई राष्ट्र के अंदर एक जो भावना है वो उत्कट रूप से जागृत होती है। और जब हम एक बात कहते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली, और आज़ादी के मिलने के साथ ही हर देश के सामने एक सपने होते हैं कि वो किस तरीके से अपने विकास की गाथा को प्रारंभ करे। और वह एक बहुत नाजुक दौर रहा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, क्योंकि भारत को आज़ादी मिली, या जिसे हम ट्रांसफर ऑफ पावर कहें, या हम ये कहें कि आज़ादी के मिलने के साथ ही भारत का विभाजन हो गया। और ये एक किस्म का सोशल ट्रॉमा, जिसको भारत में, मुझे लगता है कि भारत पर इसका प्रभाव अभी भी कभी भी इसको आप अलग नहीं कर सकते। यहाँ रहने वाले लोग आज भी दे आर कंटिन्यूअसली फेसिंग द सोशल ट्रॉमा, एंड इट इज इम्पैक्टेड टू द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हम कभी नहीं ले सकते। तो ऐसे नाजुक दौर में हमारे सामने जो भी हमें बताया गया या जो भी समझाया गया, बहुत आपने सही बात कही कि तुलसीदास को एक चीनी विद्वान ने ये कहा कि उनका क्या इम्पैक्ट है। और ये बात बिल्कुल जाहिर तौर पे है कि भारतीयों ने एक लंबे समय तक अपने दिन की शुरुआत में रामचरितमानस से की है, और एक जोड़े रखा है दूर दूर तक। जहाँ पर कोई बहुत इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन या स्कूल्स नहीं थे, संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं नहीं थी, लेकिन वो हर गांव के छोटे छोटे सी जगह पर कुएं के सामने, चाहे साप्ताहिक चाहे दैनिक रूप से, वो जो रामचरितमानस की जो चौपाइयां गाई जाती रहीं, उन्होंने पूरे गांव की एक गांव की सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से बनाए रखा। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि डॉक्टर राजीव जी अलग देश में रहकर भी इस चीज को कितने सुलभ और सहज तरीके से युवाओं को प्रेषित करने की जो चुनौती है, वो मेरे ख्याल से हम सभी, चाहे वो लोक पहल हो या ऐसे ऐसी विचारधाराओं को पोषित करने वाले और भी संगठन हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं। तो जो हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अगले पीढ़ी को हम किस तरीके से उनकी भाषा में
और अपने संवर्धित ज्ञान की परंपरा को ट्रांसफॉर्म करें और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाएं कि ये समृद्ध परंपरा है और ये इस महाद्वीप के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि एक नदी संस्कृति अपनाने वाला देश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कोई और भी व्यवस्था विकल्प के रूप में यहाँ पर एक लंबे समय तक स्थापित नहीं रह सकती, क्योंकि अगर स्थापित होगी तो वो संतुलन गड़बड़ होगा। वो चाहे श्रम के विभाजन का संतुलन हो, सामाजिक संतुलन हो, मांग और आपूर्ति का संतुलन हो, धार्मिक संकट हो, सांस्कृतिक संकट हो, कोई भी संकट हो, वो उसको हम आपदा के रूप में फिर उसको बुला लेंगे। बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान रहा डॉक्टर राजीव जी का। उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया लोक पहल को। हम सभी उस उनके उद्बोधन से लाभान्वित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक चीज और जोड़ना हाँ, जी चाहता हूँ। जी जी जी। सर, आपको जानकारी यह बहुत आश्चर्य होगा कि चीन में भी बहुत सारे क्रिश्चियन हैं और चीन में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, परंतु चीन की सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि यहाँ के क्रिश्चियनों का वेटिकन से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पर जितनी भी नियुक्तियां होती है, क्योंकि क्रिश्चियन परंपरा में बहुत सारे पद हैं, तो उनकी जितनी भी नियुक्तियां होती है वह चीन से ही होती है और उसके जितने बोर्ड है वो सब चीन में ही उपलब्ध है। और उसमें चीन की जो सरकार है उसमें मिलजुल कर उनकी नियुक्तियां करती है। और इसी तरह इस्लाम में भी है कि उनका किसी मक्का मदीना या किसी तुर्की अफगानिस्तान या कहीं से भी उनकी नियुक्तियां नहीं होती है। उनकी सबकी नियुक्तियां जितने भी पद हैं उनकी चीन सरकार स्वयं करती है। तो यह एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है, क्योंकि जब विदेशी घुसपैठ नहीं है तो विदेशी विचारधारा नहीं है, विदेशी विचारधारा नहीं है तो उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वह यहाँ का देश नहीं भुगतता है। मुझे लगता है कि भारत की जो खिड़कियां खुली हुई है हमें इसी तरह बंद करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आपका ये महनीय सुझाव है। इस पर भारत में बात अब तो की जा सकती थी, इसके पहले जी तो परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हम इस तरह की बात करें, क्योंकि इसका सीधा संबंध है। यही बात सावरकर कहा करते थे, यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता था, ये कहता है। और यही बात मनोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस को महनी बहुत ही लार्जर बेंच की, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की पीठ, उसने कहा कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। और इस देश में जो भी रहता है वह प्रथमतः हिंदू है, हिंदू के बाद कोई दूसरा है, उसकी उपासना पद्धति है। और डॉक्टर लोहिया ने भी यही बात कही है कि हमारा जो भारत का मुसलमान है उसका जो डीएनए है वो भारतीय है। उसका मक्का और मदीने से संबंध हो सकता है, लेकिन उसका प्राथमिक संबंध देश की वसुंधरा से है, धरती माता से है। और यह बात उन्होंने भारत माता नामक पुस्तक में लिखी है, जो उनके भाषणों का ही संग्रह है, जो हैदराबाद से बद्री विशाल पित्ती ने कई खंडों में प्रकाशित की है, उसी का एक भाग है। और वो लगातार कहते हैं कि भारत में रहने वाला मुसलमान को यह कहना पड़ेगा कि बाबर आक्रांता है और राम हमारे पूर्वज हैं। और राम हमारे, डॉक्टर भावेश जी, राम हमारे पूर्वज हैं। इसी तरह उन्होंने कहा भारत के हिंदुओं से कि भारत के हिंदुओं को रजिया, रसखान और रहीम को अपना मानना पड़ेगा, तब कम्युनल हार्मनी होगी। तो इस प्रकार की जो विशिष्टता है उसकी अभिव्यक्ति आज हो पा रही है, और आपने ये महनीय सुझाव दिया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं डॉक्टर भावेश जी से निवेदन करूंगा कि हाँ जी डॉक्टर साहब, हम भी अपनी बात कहते फिर से। जी जी आज जो विषय आया है, इस विषय पे पुरानी परंपराओं पे चलने की बजाय केवल हम युवाओं की भावनाओं से खेलने वालों को अंकुश लगा दें, जो हमारे देश के युवाओं की भावनाओं के साथ खेल के उनको दिग्भ्रमित करते हैं। ये जो हमारा लोक पहल के माध्यम से जन जागरण की पहल चल रही है, इसमें आप सबकी जितनी सहभागिता बढ़ती जाएगी उतना ही युवाओं की भावनाओं से खेलने वालों की कदर कम होती जाएगी, ऐसा विश्वास है। और जिस दिन युवाओं की भावनाओं से खेलने वाले राजनीतिक और भारत के
सामाजिक स्तर पे बैठे हुए छद्म देशभक्त कहें या जो है देशभक्त के नाम पे कलंक कहें, वो उजागर होते जाएंगे। स्वतः ही हम चीन जैसी स्थिति या उससे बेहतर स्थिति में हो जाएंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जी भाई साहब, बहुत 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 आपका अभिनंदन इस महनीय के लिए संवाद के लिए। और आपने जो मूल्य स्थापित किया है, इन मूल्यों का हम संरक्षण करेंगे। और लोक पहल इन्हीं मूल्यों के लिए तो जी रहा है, इन्हीं मूल्यों के लिए लगातार अपना प्रयास कर रहा है। आपने जो मार्गदर्शन किया है, और हम उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और भारत का मान, भारत का गौरव, भारत माता की आराधना करते रहेंगे। और उसकी भारत माता के इस विराट स्वरूप का हम प्रतिस्थापित करते रहेंगे, जो जिसका आधार है भारत की सभ्यता और संस्कृति। अब मैं आमंत्रित करता हूं इतिहासकार और इतिहास के विशेष मर्मज्ञ और उसके तत्व मीमांसक डॉक्टर भावेश जी को, डॉक्टर राजीव जी का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, और आज के इस महनीय वक्तव्य पर अपनी टिप्पणी और मीमांसा के लिए। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद सर। लोक पहल एक प्रहरी के जैसे लगातार विद्वानों को बुला के परिचर्चा करा रहा है, और यह जो कार्य है लोक पहल का, वो अपने राष्ट्र को बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का एक यज्ञ है। मैं इसको प्रयास भी नहीं कहूंगा, मैं इसको यज्ञ कहूंगा। और उसमें आज भारतीय संस्कृति के विकास में युवाओं की भूमिका विषय पर बहुत ही हर्ष की बात है कि विदेश में बैठे हमारे एक भारतीय युवा डॉक्टर राजीव रंजन जी, जो कि भारतीय के मामलों के विशेषज्ञ हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं, एशियाई भाषा अध्ययन विभाग, चचियांग यूएशयू विदेशी भाषा विश्वविद्यालय चीन में। बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई अपना किसी विदेश में बैठकर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने धर्म की बात करता है। आपने अपने वक्तव्य का जो प्रारंभ किया, वो प्रारंभ ही उस नाम के साथ किया जो नाम सभी सनातनियों और भारतीय युवाओं के लिए एक आदर्श है, एक जीता जागता आदर्श, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर आपने जो अपना वक्तव्य प्रारंभ किया, उसने सभी श्रोताओं के मन को अत्यधिक प्रसन्न किया। आपने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक, कि चीन ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है और चीन ने अपनी संस्कृति को हमेशा संरक्षित रखा है। और दूसरी बात कि चीन में रहकर आप चीन के विरुद्ध नहीं बोल सकते। ये दोनों बातें जो हैं, मैं समझता हूं कि हर भारतीय युवाओं के मन में, मस्तिष्क में, उसकी अंतरात्मा में व्याप्त होनी चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, उसका संरक्षण करना है आने वाली पीढ़ियों के लिए। और हमारे देश में रहकर, हमारे धरती पे रहकर कोई हमारे राष्ट्र के विरुद्ध में, हमारे संस्कृति के विरोध में नहीं बोल सकता। मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से ये निवेदन करूंगा कि आपके मुख से निकली इन दोनों बातों को वे बिल्कुल अपने चरित्र का हिस्सा बनाएं। किसी भी देश का विकास उसके युवा शक्ति पर निर्भर है। इसके साथ ही फिर आपने उस तथ्य का खंडन किया जो इतिहास में हमेशा ही एक, जिसे आप कह सकते हैं, हैमरिंग रहा है, वास्को डी गामा। क्योंकि इतनी हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति, और कहा क्या गया, वास्को डी गामा ने खोजा। इसके खंडन के साथ आपने उसका काउंटर किया कि फाहियान और हेनसांग जैसे न जाने कितने चीनी विदेशी यात्री जो हैं वो भारत की धरती पर आए, और ये एंशिएंट पीरियड से प्रारंभ है। उन्होंने न केवल ट्रेड को एक मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे साहित्य को जन्म दिया जो पूरे विश्व में पढ़ा जा रहा है, और जो चीन के अब आए हुए विदेशी यात्रियों द्वारा भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, भारतीय धर्म, सनातन की बातों को कहता है। अफ्रीकन कंट्री का आपने एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी श्रोता उसको आत्मसात करें कि जो छोटा देश था, उसके स्वतंत्र होने पर अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया, और स्वेच्छा से लोगों ने सैन्य सेवा दिया। और दूसरा, जो कि अभी हमारे अग्रज हर्षवर्धन सर ने भी बोला, कि चीन के विद्वान व्यक्ति के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेना, ये एक बहुत ही प्रसन्नता हुई इसे सुनकर कि आप लोगों ने जो गांधी की बात कही, तो गांधी को उसने किनारे करते हुए
गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लिया, क्योंकि तुलसीदास जी का ही रामचरितमानस है जो आज हम सभी भारतीयों के एक जीवन का अंग है। प्रारंभ भी उसके साथ होता है, अंत भी उसके साथ होता है, राम के नाम के साथ ही। साथ ही साथ आपने आगे बढ़ते हुए रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद और पुराण, इन सब पर जो आपने अपना वक्तव्य दिया, यह सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और हजारों वर्ष पुरानी अपनी सभ्यता पर, संस्कृति पर हम सभी को गर्व करना चाहिए, विशेषता अपने वेद पर और जो हमारी सिंधु सभ्यता रही है उस पर। भारतीय संस्कृति को आपने सार्वभौमिक कहा और विविधता में एकता की संस्कृति कहा। साथ ही साथ हमारी संस्कृति के दो बड़े महत्वपूर्ण अंग, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन दोनों का आपने बड़ा ही संक्षिप्त लेकिन बड़ा सारगर्भित आपने उसकी विवेचना किया कि अन्य धर्मों को किस तरीके से भारतीय संस्कृति ने आत्मसात कर लिया और आज भी सनातन अक्षुण्ण है। और हम सभी सनातनियों की ये मनोकामना है कि आज के 100 साल, 200 साल, 1000 साल बाद भी सनातन अक्षुण्ण ही रहे। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का आपने भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, इन बातों पर भी अपने विचार प्रकट किए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारत में बाल्यकाल से ही बच्चों को जो संस्कृति के विविध आयाम सिखाए जाते थे, उनका कहीं ना कहीं रूप से कमी हुई है। और उसमें सभी भारतीय परिवारों को यह ध्यान देना होगा कि जो वो कमी है उस कमी को पूरा किया जाए और अपने परिवार में पारिवारिक संस्कार के रूप में वो उन संस्कारों को पुनर्जीवित किया जाए जो कि आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफर किए जाएंगे। और उनमें ये विश्वास जगाने की बात होगी कि अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करें और उसका संरक्षण करें। आपके एक जो अंतिम आपका तथ्य था वक्तव्य का कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को क्या दिया, उसमें आपने योग, आयुर्वेद और अपनी तरफ से एक मैं प्लस कर रहा हूँ वैदिक गणित, तीनों की बातें हुए। और इससे युवाओं को ये बताना पड़ेगा कि आज जो रामानुजम का वैदिक गणित है वो वैश्विक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। आयुर्वेद की तो हम क्या बात करें, महामारी ने उसको पूरे विश्व के में स्थापित किया है। और भारतीय योग जितना भारत में नहीं हो रहा उससे ज्यादा आज विदेश की धरती पे हो रहा है। तो निसंदेह रूप से हम सभी सनातनियों को, हम सभी भारतीयों को, भारतीय विशेषकर भारतीय युवाओं को अपनी इस संस्कृति पे गर्व होना चाहिए कि हमारे देश से पनपी योग, आयुर्वेद, वैदिक गणित आज विश्व को एक मार्ग, एक दिशा प्रस्तुत कर रहा है। आपके इस महनीय जो आपका व्यक्तित्व है और आपका जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये आज का वक्तव्य रहा, उसके लिए मैं पूरे लोकपहल परिवार की ओर से पूर्ण विनम्रता के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस लोकपहल को मूर्त रूप प्रदान करने में जो हमारे मार्गदर्शक हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर BL आर्या सर, डॉक्टर आलोक चौहान सर, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर, इसको हमेशा ही अपनी वाणी से एक प्रस्तुति प्रदान करने वाले हमारे बड़े अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर, इसे मूर्त स्वरूप प्रदान करने वाली हमारी जो बहन है सुश्री थपलियाल, मनीषा थपलियाल जी। साथ ही साथ इसमें सम्मिलित जो हमारे सभी श्रोतागण हैं, इसमें आशु गुरु जी हैं और बहुत से हमारे शोधार्थी हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको पुनः एक बार बहुत 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 इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए और मीमांसा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चीन में जब प्रश्न पूछा गया कि चीन कैसे जाना जाएगा, तो वो जाना जाएगा तुलसीदास के लिए, क्योंकि भारत के त्रिदेव हैं राम, कृष्ण और राम जैसा महानायक और तुलसी जैसा गायक। राम की जो पूरी भावभूमि है, एकात्मकता की, समरसता की, अखंडता की और भारत में भारतीयता के प्रतिस्थापन की, वो राम के नाम से ही जाना जाता है। दिन का आरंभ भी राम से और जीवन का अंत भी राम से। तो ऐसे राम को का अमर गायक तुलसी के बिना भारत की परिकल्पना नहीं हो सकती। सूर जिन्होंने कृष्ण को प्रतिस्थापित किया, सूर जैसा गायक और कृष्ण जैसा नायक, और एक ऐसा समाजवादी, एक ऐसा वीतरागी भारत का देवता जो महादेव है, जो शंकर है, जो कैलाश पर रहता है, जिसका कोई अपना राज प्रसाद नहीं है, वो जन जन का है। और जब जब वो सोचता है, जब जब विध्वंस बढ़ता है, उसका मानस
संहार भी करता है। तो ये तीन चेतना है जो हम रजस, तमस, हमारा तमस और रजस और शाश्वत चेतना, तीन चैतन्य की श्रृंखला का नाम भारत है। और इसीलिए भारत दुनिया में अद्वितीय है। और उस अद्वितीयता का जो चमकता सितारा है गगनमंडल का, वो ध्रुव तारा है, वो तुलसी। और इसीलिए निराला को विवश होकर तुलसी पर कविता लिखनी पड़ी। तुलसीदास उनका एक काव्य है, विशिष्ट काव्य है। वो इसीलिए रचा गया, बसा गया, क्योंकि राम के रचने और बसने में और हर घर में रामचरितमानस को पहुंचा करके लाल कपड़े में, उसी से गांव का आरंभ होता था। और गांव इसीलिए नहीं टूटे कि वहां तुलसी जैसा, लगभग 1574 के आसपास यह रामचरितमानस हमारे पास आता है। और उसने राष्ट्र में वो क्रांतिकारी परिवर्तन किया, भारत की जो आध्यात्मिक धरोहर, जो राष्ट्रीय धरोहर है, उस सभ्यता और संस्कृति को एक नवीन दिशा प्रदान की। तो जय तुलसी के साथ तुलसी का भी अभिनंदन करते हुए, उस अमर गायक का को नमन करते हुए हम आज के कार्यक्रम का अवसान करेंगे। और इस आभासी मंच पर उपस्थित डॉक्टर राजीव रंजन जी, अंकित पटेल, आशुतोष प्रताप सिंह, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर हर्ष जी, हिमांशु त्रिपाठी, प्रभाकर चौहान, प्रियांशु राय, शशांक यादव, सनी कुमार, और ये जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं जो हमारी शिष्य परंपरा के लोग हैं, सनी कुमार शोधार्थी हैं जो शोध के, और प्रभाकर विद्यार्थियों के बीच लोक पहल का काम देख रहे हैं, उन सब का। और इस आभासी मंच को बड़े धैर्यपूर्वक सजाने, संभालने और हमारा निरंतर उत्साह करने के लिए, और विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों के आयोजन में जो अंतरात्मा की तरह हमेशा इसको जीवंत बनाने का सदप्रयास करती हैं, ऐसी मानसी थपलियाल जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और फिर हम अगले रविवार को एक नए वक्ता के साथ, एक नए विषय के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। हमारे इस आभासी मंच पर हमारे फेसबुक का प्रसारण देख रहे सभी श्रोताओं का अभिनंदन, सभी दर्शकों का अभिनंदन, और हमारा जो यूट्यूब चैनल देखेंगे उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। राजीव जी, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास ये रिकॉर्डिंग बहुत पहुंच बहुत गई है, आभार सर। और फिर इसके बाद जी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचेगी। और मैं मानसी जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन करें। मानसी जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लोक पहल।